नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आपके समक्ष हमें मौका मिलता रहे नए-नए बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो में हम एक नई जजमेंट है जो आज ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उस जजमेंट के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और कुछ जो लीगल एस्पेक्ट्स है उसमें जानने की कोशिश करेंगे। उस जजमेंट में क्या था तो देखिए, उसको जजमेंट को देखने से पहले हम एक बात को समझ लेते हैं कि एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो होता है, अगर कोई भी किसी का भी अक्यूज्ड का एक इंडिफिजिबल राइट होता है, एक स्टैट्यूटरी राइट होता है। अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर तय सीमा के अंदर चार्जशीट ना फाइल करे तो लेकिन जब वो तय सीमा के अंदर चार्जशीट फाइल कर देती है, जो तय सीमा 167 सीआरपीसी में डिफाइंड है, 60 डेज और 90 डेज के अंदर अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी तय सीमा के अंदर वो चार्जशीट फाइल कर देती है, तब अक्यूज्ड का जो स्टैट्यूटरी राइट जो होता है वो 167(2) का जो स्टैट्यूटरी राइट है वो खत्म हो जाता है। लेकिन तब भी उसका राइट रहता है बेल लेने का, लेकिन वो मेरिट्स पे आधार पे ही वो अक्यूज्ड है वो बेल ले सकता है। ऐसा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ही के जो जजमेंट आई है इस पे ऐसा एक ऑब्जर्वेशंस दी हैं। हम इसके ऑब्जर्वेशन को डिटेल से थोड़ा सा समझेंगे और क्या था और 167 सीआरपीसी में क्या प्रोविजंस होते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये जजमेंट है आज ही के दिन आई है 7 फरवरी 2022 को और क्रिमिनल अपील 185-186 ऑफ 2022 की है, जो कि अराइज हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन 5180-5181 ऑफ 2019। तो दोस्तों ये अपीलेंट थे, ये एक सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अपीलेंट्स थे और ये जजमेंट का जो ऑर्डर है वो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन्होंने ही अपील फाइल की थी माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 31 मई 2019 में जो कि पास हुआ था और उन हाई कोर्ट के ऑर्डर ने अक्यूज्ड को बेल दे दी थी और उस ऑर्डर को चैलेंज किया था सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस, जिसे SFIO भी कहते हैं। और इसमें ये बताया है कि एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, थोड़ा फैक्चुअल जो है पोर्शन है उसके ऊपर डिस्कस किया है कि एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी एक कंपनी के ऊपर और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो पावर्स का इस्तेमाल किया था 212(1)(c) ऑफ जो कंपनी एक्ट है और सेक्शन 43 ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट के अंदर, जो सेक्शन 43 के अंदर उन्होंने अपनी पावर का यूज किया था और इंस्पेक्टर अपॉइंट किए थे, जो कि डायरेक्टर ने इंस्पेक्टर थे SFIO के, उनको अपॉइंट किए गए थे ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें। रिस्पोंडेंट्स को अरेस्ट किया गया तथा जो अप्रूवल ग्रांट किया गया था डायरेक्टर SFIO ने और 10/12/2018 को अरेस्ट हुई थी। फिर 20/12/2018 को हाई कोर्ट ने इंटरिम रिलीज दे दिया था रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 को, जो कि जिन्होंने दिल्ली के हाई कोर्ट में रिट पिटीशन क्रिमिनल फाइल की थी और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था सेटिसाइड कर दिया था ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 27/3/2019 को, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 को सरेंडर करने को बोला था। जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 ने सरेंडर कर दिया था 1 अप्रैल 2019 को। फिर उसके बाद क्या हुआ, रिस्पोंडेंट 1 और 2 ने रिमांड में ले दिया गया जुडिशियल कस्टडी में और 14 डेज जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया 5/4/2019 को। और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब चली रही थी तब सुप्रीम कोर्ट स्पेशल कोर्ट गुड़गांव ने उनकी जो कस्टडी है एक्सटेंड कर दी 16/5/2019 तक। फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 ने बेल एप्लीकेशन फाइल की थी 3 मई को ही, बीच में जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तभी बेल एप्लीकेशन फाइल की थी 3 मई 2019 को। एप्लीकेशन जो थी लिस्ट हुई 21/5/2019 को, ये हाई कोर्ट के सामने डाली थी और फिर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी ट्रायल कोर्ट को कि एप्लीकेशन
जो है मे बी फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट अंडर नंबर 2 अंडर सेक्शन 167 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो एप्लीकेशन है उनकी कंसीडर की जाए। ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दी कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो उनकी जो एप्लीकेशन 167 के अंदर उनको डिसाइड किया जाए। और 16/5/2019 को स्पेशल कोर्ट ने उनकी जुडिशियल कस्टडी को होल्ड एक्सटेंड कर दिया था 30/5/2019 तक। और फिर इसके बाद जो था कि क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी अंडर सेक्शन 439(2) रीड विद सेक्शन 212(15) ऑफ द कंपनी एक्ट, जो कि स्पेशल कोर्ट के सामने 18/5/2019। देखिए 18/5/2019 में ये एक उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने एक कंप्लेंट जो है 439(2) रीड विद सेक्शन 212 ऑफ सब पार्ट 15 ऑफ द कंपनी एक्ट के अंदर फाइल कर दी। स्पेशल कोर्ट ने कंप्लेंट को रजिस्टर कर दिया और मैटर को रजिस्टर कर दिया 24/5/2019 को कि समन भेजा जाए अक्यूज्ड को। और फिर इसके बाद देखिए रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 ने एप्लीकेशन फाइल की स्ट्रेचुरी बेल के लिए 167(2) ऑफ CRPC ऑन 20/5/2019। तो टोटल करीब जब उनको कस्टडी में लिया गया, जब रिमांड में जो कस्टडी में लिया गया था 1 अप्रैल 2019 को, और जो इन्होंने फाइल की 20/5/2019 को जो थी वो एप्लीकेशन थी वो फाइल कर दी। और एप्लीकेशन जो थी वो डिसमिस हो गई। स्पेशल जज थे जो गुड़गांव के 22 मई 2019 मीन्स 2 दिन के बाद उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दी। ग्राउंड ये उठाया कि कंप्लेंट थी सेक्शन 439(2) और जो फाइल थी वो ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी 18 मई 2019 को। तो 18 मई 2019 को कंपनी एक्ट के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल कर दी थी। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक किस्म से वो चार्जशीट ही कह लीजिए, तो वो ऑलरेडी वो फाइल हो चुकी थी बिफोर द एक्सपायरी डेट ऑफ 60 डेज। क्योंकि अगर 1 अप्रैल 2019 को अगर देखा जाए तो 60 दिन के अंदर ही, अगर 18 को ये मतलब जो फैक्चुअल पोर्शन ये कहते हैं कि 18 तारीख को ही फाइल कर दी थी, मीन्स 48 डेज के अंदर ही जो है वो फाइल कर दी थी, जो कि स्टैच्यूटरी पीरियड जो होता है 60 डेज तक का होता है 167(2) का CRPC में। तो लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट ने जो एप्लीकेशन जो थी वो उनकी डिसमिस हो गई। स्पेशल कोर्ट ने गुड़गांव ने डिसमिस कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट थी उन्होंने रेगुलर बेल दे दी रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 को 31/5/2019 को, और डायरेक्शन दिया जाए कि इनको बेल पे छोड़ दिया जाए और स्टैच्यूटरी बेल पर राइट बनता है। फिर जो रीजन दिया उनको बेल देने का, उन्होंने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कॉजनेंस नहीं लिया है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 60 डेज, जिसकी वजह से एंटाइटलमेंट जो है रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 को स्टैच्यूटरी बेल का एक इंडिफिजिबल राइट बन जाता है बेल लेने का। फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन उस ऑर्डर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जिस टीम थी SFIO ने आगे स्पेशली पिटीशन फाइल की। आप इसमें इंटरवीनर्स भी आए और फिर तो जो स्टेट मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी उन्होंने ये कंटेंशन रखी कि हाई कोर्ट ने काफ़ी सीरियस एरर की है कि कंप्लेंट जो थी वो 60 दिन के अंदर ही जो कंप्लेंट जो थी वो 60 दिन जब रिमांड पे लिया गया तो 60 दिन के अंदर ही फाइल कर दी थी। तो ये एग्रीजियस एरर थी वो कमिट की है हाई कोर्ट ने, और जो ऑलरेडी जो कॉजनेंस है वो ऑलरेडी लिया जा चुका था 60 दिन के अंदर ही। तो 167 का जो राइट है 167(2) का वो अगर नहीं फाइल की होती तो फिर रहता, लेकिन ये हो गया कि मतलब जो कंटेंशन रखी गई है कि ये मजिस्ट्रेट के काउंसिल ने अपनी कंटेंशन रखी है। फिर आगे देखते हैं, फिर आगे बताया कि जो फाइनल रिपोर्ट थी वो फाइल कर दी गई थी 170 फाइल की जाती है 173(2) ऑफ द CRPC। स्टैच्यूटरी बेल जो है तभी दी जा सकती है अगर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हुई हो, अगर विद इन द टाइम पीरियड के अंदर। तो फिर ये जजमेंट्स के ऊपर रिलाई किया सुरेश कुमार विक्रम चंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की एंड अनदर की इस जजमेंट पे जो स्टेट थी इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी SFIO ने उन पर रिलाई किया। कहा कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो तभी स्टैच्यूटरी राइट बनता है, लेकिन चूंकि अब वो कंप्लेंट फाइल की जा चुकी है तो कॉजनेंस लिया जा चुका है, तो फिर ऐसे में जब जो कॉजनेंस नहीं जो कंप्लेंट ऑलरेडी फाइल की जा चुकी है 60 दिन के अंदर ही, तो ये जजमेंट पे सुरेश कुमार विक्रम चंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट पे रिलाई किया।
और फिर इसके बाद जो इंटरवीनर्स थे रिस्पोंडेंट नंबर 2 के साइड से भी ये कंटेंशंस रखी गई। अब हम कोर्ट की जो है उस पे ही चलते हैं, जो ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं वह कहा क्या था। यहाँ ये डिमांड रखी गई, देखिए जो इंटरवीनर्स थे उन्होंने डिमांड रखी थी, कॉन्फ्लिक्ट है जजमेंट्स का, एक भीकम चंद जैन की जजमेंट का और मदर शेख और एम.वी. रविंद्रन और इंटेलिजेंसी ऑफिसर की जो जजमेंट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। भीकम चंद जो मदार शेख था उनकी जजमेंट पे बताया गया कि अक्यूज्ड का राइट बनता है स्टैच्यूटरी बेल का अगर कोर्ट जो है कॉजेंस ना ले पाए विद इन द एक्सपायरी पीरियड, स्टैच्यूटरी पीरियड तक जो है वो मतलब कॉजेंस ना ले तो अक्यूज्ड का राइट बनता है। मदर शेख की जो जजमेंट थी वो ये कहती है, और भीकम चंद के जजमेंट में जो है वो डिफरेंट व्यू लिया गया। फिर साथ में जो इंटरवीनर्स थे उन्होंने कहा कि दो जजमेंट्स हैं वो भीकम चंद जजमेंट जैन की जो जजमेंट के अगेंस्ट में चल रही है, एक तो मदार शेख की जजमेंट है और दूसरी है एम.वी. रविंद्रन वर्सेस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये जजमेंट भी दोनों भीकम चंद जजमेंट के अगेंस्ट में जा रही है। तो और फिर कहा कि एक कुछ स्पेशली पिटीशन है वो टैग्ड हो रखी हैं और क्रिमिनल अपील 7102 और 2002 की जो डिविजनल बेंच है उन्होंने लार्जर बेंच के पास से भेज दिया गया है। तो और कई दो स्पेशली पिटीशन और भी टैग्ड हो चुकी हैं और यहाँ यही प्रेयर मांगी कि इस केस को भी जो वहाँ पे लार्जर बेंच के पास भेज दिया जाए। तो ये कंटेंशंस रखी थी, लेकिन अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन ये दिया कि अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स यही थे कि 439(2) विद द कंपनी एक्ट और जो कंप्लेंट थी फाइल की जा चुकी थी 60 डेज के अंदर ही फ्रॉम द डेट ऑफ रिमांड। और फिर इसके बाद ये बताया कि चार्जशीट जो फाइल थी एप्लीकेशन जो स्टैच्यूटरी बेल की जो डिसमिस इसलिए की थी स्पेशल कोर्ट ने कि 22/5/2019 को ये ऑर्डर दिया था। उसने कहा था कि चार्जशीट जो है ऑलरेडी फाइल की जा चुकी है 60 दिन के अंदर, और रिस्पोंडेंट ने ये आर्ग्यू नहीं किया है कोर्ट के सामने। रिस्पोंडेंट ने ये आर्ग्यू नहीं, कोर्ट माननीय कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने आर्ग्यू नहीं किया स्पेशल कोर्ट के सामने कि उन्हें स्टैच्यूटरी बेल मिलनी चाहिए अगर जो है इन्वेस्टिगेशन टीम है चार्जशीट फाइल कर दे, इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट बिफोर दी एक्सपायरी पीरियड ऑफ 60 डेज। अगर ये पोर्शन जो आर्गुमेंट था स्पेशल कोर्ट के सामने नहीं रखा गया कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग टीम है विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर ही केस चार्जशीट फाइल कर देती है तब, और अगर वो चार्जशीट फाइल करने के बाद भी वो उनका स्टैच्यूटरी राइट बनता है, इस पॉइंट पे उन्होंने आर्ग्यूमेंट नहीं की। अगर चार्जशीट जो है स्टिपुलेटेड पीरियड टाइम के अंदर फाइल कर दी जाती है और चार्जशीट फाइल करने के बाद भी उनका राइट बनता है, स्टैच्यूटरी राइट बनता है, तो इस पॉइंट पर उन्होंने आर्गुमेंट्स नहीं किए स्पेशल कोर्ट के सामने और ट्रायल कोर्ट ने डिस्पोज कर दी थी एप्लीकेशन पे। और जो ऑर्डर था 10/5/2019 का जो पास बाय द हाई कोर्ट था और रेगुलर बेल पे, और रेगुलर बेल जो है वो माननीय हाई कोर्ट थी, उन्होंने हियरिंग ली और बेल थी वो ग्रांट कर दी। उन्होंने कहा और द ग्राउंड है कि और इस ग्राउंड पे बेल दे दी कि कॉजेंस जो है वो 60 डेज के अंदर नहीं लिया गया है। तो और लेकिन हाई कोर्ट ने फेल टू कंसीडर कि ऑर्डर जो था 22/5/2019 का ट्रायल कोर्ट का, उनकी जो एप्लीकेशन थी वो डिसमिस कर दी थी जो कि स्टैच्यूटरी बेल की थी। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है थोड़ा सा। फिर 167 का प्रोविजंस को डिस्कस किया है इसमें माननीय कोर्ट ने, और इसमें बताया कि जो 167 क्या कहता है सीआरपीसी का, उसमें यही बताता है कि मैजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है अक्यूज पर्सन की डिटेंशन को और अदर देन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस, अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस 15 दिन के बाद भी कर सकता है अगर सेटिस्फाइड हो कि एडिक्वेट ग्राउंड्स बनते हैं। और लेकिन मजिस्ट्रेट की ऑथराइजेशन नहीं होती है अक्यूज्ड को डिटेन करने की अगर जो कस्टडी है टोटल पीरियड जो है 90 दिन का हो, अगर किसी में ऑफेंसेस हैं वो जो कि 10 साल से कम के ना हो, और 60 दिन तक का होता है जब इन्वेस्टिगेशन कोई दूसरे ऑफेंसेस के हो। तो इसमें अगर वो कोई चार्जशीट नहीं फाइल कर लेती है, लिखा ऑन एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज और 60 डेज, तो केस में भी अक्यूज शैल बी रिलीज्ड ऑन द बेल। तो और ये बेल दे देता है ऐसे केस में, मतलब बेल बॉन्ड वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट अपनी श्योरिटीज जो भी फर्निश्ड कर देता है अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी के अंदर, तब उसका एक राइट बन जाता है बेल लेने का। तो ये 60 डेज का और 90 डेज का ये 167(2) का एक प्रोविजन बनता है, वो बताया डिस्कस किया है। अब यहाँ पे देखिए कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने कहा कि भीकम चंद जैन की जो जजमेंट थी उसमें ये बताया कि जो पिटिशनर थे वो अरेस्ट कर लिए गए थे 11/3/2012 को,
और ऑफेंसेस जो से वो 120 बी और जो 409, 411, 406, 408, 466, 468, 471 फॉर्जरी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड हैं ये सारे ऑफेंसेस। तो और उन्होंने कहा प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट में भी लगे थे, और लेकिन उसमें कंटेंशन थी कि कस्टडी में नहीं लिया है, उसे नहीं भेजा जा सकता है कि कॉजेंस जो है वो कोर्ट ने नहीं लिया है स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 90 डेज। तो ये तो बिकम जैन की जजमेंट थी, लेकिन और कोर्ट ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीटेड जो है अगर नहीं की जा सकती है विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड में, तो फिर अक्यूज्ड का जो है वो इंडिविजिबल राइट बन जाता है लेने का। और अगर उसमें ये भी बताया था कि वो अगर वो बेल ऑफर करता है, अगर ऑफर्स टू फर्निश की बेल वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स फर्निश करता है तो उसका स्टैट्यूटरी राइट बन जाता है। और कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी दिया था कि 61 डेज या 91 डे का अक्यूज्ड एप्लीकेशन देता है बेल की, और अगर चार्जशीट नहीं फाइल हुई है इन डिफॉल्ट ऑफ चार्जशीट हैविंग फाइल, द कोर्ट हैज नो ऑप्शन बट टू रिलीज द अक्यूज्ड ऑन द बेल। तो मींस अगर चार्जशीट नहीं फाइल हुई हो तो उसका जो 61 डेज पे या 91 डेज पे भी जो कोई एप्लीकेशन डालता है तो कोर्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता, उस अक्यूज्ड को बेल दे देना चाहिए। और साथ में ये भी बताया कि चार्जशीट अगर फाइल हो जाती है स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर तो राइट जो होता है स्टैट्यूटरी बेल का वो उसका अक्यूज्ड का राइट खत्म हो जाता है, और अक्यूज्ड को सिर्फ जो है बेल जो है वो सिर्फ रेगुलर बेल मेरिट्स के आधार पे मिलेगी। यही कोर्ट ने, ये बिकम चंद की जजमेंट थी, उस पे यही प्रोविजन था, डिस्कस किया था। और फिर आगे बताया कि चार्जशीट जो है वो सफिशिएंट कॉम्प्लायंस के अंदर ही फाइल होनी चाहिए, सेक्शन 167(2) ऑफ द सीआरपीसी। और अगर फिर थोड़ा सा आगे पोर्शन पे आगे बढ़ते हैं फिर, और फिर बिकम चंद जजमेंट के बाद फिर बताया कि चार्जशीट जो है सफिशिएंट कॉम्प्लायंस में होनी चाहिए 167 के। तो अक्यूज्ड का जो है कैनॉट डिमांड रिलीज ऑन द डिफॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 167(2) ऑन द ग्राउंड्स की कॉजेंस जो है वो नहीं लिया गया है 60 डेज के अंदर। तो ये चीज बिकम चंद जैन की जजमेंट में यही बताया गया है कि। और फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बताया कि जो कंक्लूजन था हाई कोर्ट का कि अक्यूज्ड को रिमांड नहीं किया जाना चाहिए बियॉन्ड 60 डेज अंडर 167, एंड फर्दर रिमांड कुड बी ओनली बी एट पोस्ट कॉजनेंस पीरियड। मींस जो फर्दर रिमांड है अगर कॉजनेंस लेने के बाद ही वो जो होगा वो इसे लिया जाएगा। ये व्यू जो है हाई कोर्ट का करेक्ट नहीं था, ये सिर्फ क्योंकि इन द लाइट ऑफ द बिकम जैन की जो जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट की आ रखी थी जो। और फिर बाद में दूसरी जजमेंट्स को भी डिस्कस किया, संजय दत्त सुपरा की तो और एम रविंद्रन की जो जजमेंट है उसको भी डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि इंडिफिजिबल राइट जो है अक्यूज्ड का एनफोर्स तभी हो सकता है ऑन द फाइलिंग ऑफ द चालान, और अगर इट डज नॉट सर्वाइव और रिमेन एनफोर्सेबल ऑन द चालान बीइंग फाइल्ड। मींस अगर पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है वो एजेंसी अगर वो चालान फाइल कर देते तो उसका स्टैट्यूटरी राइट खत्म हो जाता है। यही चीज उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में बताया। और साथ में ये भी बताया कि चालान जब आप फाइल हो जाता है तब जो बेल जो है वो सिर्फ मेरिट्स पे देखी जाएगी, ना कि इसका स्टैट्यूटरी राइट बन जाता है। तो ये जजमेंट्स के ऊपर उन्होंने माननीय कोर्ट ने बताया। अब मदार शेख थी उसके ऊपर बताया कि अपीलेंट्स, उस जजमेंट में क्या था कि अपीलेंट्स को कस्टडी में ले लिया गया था 16 जनवरी 1993 को, और चार्जशीट थी 30 अगस्त 1993 को फाइल की थी। और तब अपीलेंट्स ने 2 अपीलेंट्स का राइट था कि बेल लेने का, मतलब क्योंकि चार्जशीट नहीं फाइल की थी स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर अंडर सेक्शन 24B ऑफ दी टाडा जो था उस लगा हुआ था उनके इसके रिगार्डिंग में बताया था, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन नहीं फाइल की थी चार्जशीट तब जब चार्जशीट स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर उन्होंने चार्जशीट मतलब बेल थी वो नहीं फाइल की, तो इसलिए उन्होंने उनका राइट खत्म हो गया था। बेशक वो चार्जशीट काफी देर बाद फाइल की गई थी लेकिन उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं बनाई थी, तो इसकी वजह से। लेकिन अब जब चार्जशीट फाइल हो जाए तो चाहे जब मर्जी फाइल हो जाए उसके बाद एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो फिर राइट नहीं बनता है। ये चीज बताई गई है। आफ्टर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट एंड कॉजेंस हैव टेकन दे कंटिन्यू टू बी इन द कस्टडी ऑन द बेसिस ऑफ द रिमांड पास्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी। तो ये जजमेंट्स उन्होंने कहा कि इस केसेस में नहीं एप्लीकेबल होगी मदार शेख की और जो मतलब दूसरी जो जजमेंट्स थी। और फिर एम.वी. रविंद्रन की जजमेंट के बारे में बताया कि वैसे इस केस में नार्कोटिक्स का केस था, उसमें जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया था 4 अगस्त 2018 को, और 1 फरवरी 2019 को एप्लीकेशन फाइल की थी 167(2) के अंदर, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं थी और चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी स्टैट्यूटरी पीरियड में, तो ट्रायल कोर्ट ने जो थी वो बेल ग्रांट कर दी थी
और मैटर जो हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था उस ऑर्डर को, और फिर उस जजमेंट के जो है हाई कोर्ट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है। और क्यों उसमें ऐसा हुआ क्या था कि 1 फरवरी 2019 को जो है वो बेल फाइल की थी 10:30 AM पे ट्रायल कोर्ट के सामने फाइल की थी, लेकिन सेम डेट पे 4:25 पे शाम को ही एडिशनल कंप्लेंट फाइल कर दी थी अपीलेंट के ऊपर, और जो है ऑन द बेसिस उसके आधार पे ही बेल एप्लीकेशन डिसमिस हो गई थी। और इस कोर्ट ने मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का रिस्टोर कर दिया था और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था। और उसमें कहा था कि अक्यूज्ड का जो राइट है वो बन रहता है बेल लेने का जब एप्लीकेशन फॉर बेल हैज बीन फाइल्ड, अगर वो स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर वो फाइल की जाए तो ये सब डिस्कस किया माननीय ऑनरेबल कोर्ट ने। और फिर बाद में यही बताया कि द पॉइंट जो गया हुआ है जो लार्जर बेंच का, उसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि द पॉइंट जो डिसाइड किया गया उस केस का ऑन द फाइलिंग ऑफ द एडिशनल कंप्लेंट है आफ्टर द अक्यूज्ड हैज अवेल्ड द राइट ऑफ अक्यूज्ड हैज अवेल्ड हिज राइट टू बी रिलीज्ड ऑन द डिफॉल्ट बेल। तो ये बाद में डिस्कस की। फिर उन्होंने बात बताया कि कोर्ट ने कई बार रिपीट किया है फाइंडिंग्स ऑफ द मदार शेख की राइट टू द बेल कैन नॉट बी एक्सरसाइज अगर एक बार चार्जशीट फाइल कर दी जाए और कॉजनेस ले लिया जाए। तो ये मदार शेख की जो जजमेंट थी वो एप्लीकेबल नहीं थी। और यहाँ पे यही बताया कि जो लार्जर बेंच के जो क्रिमिनल अपील जो डाली गई है 701/702 ऑफ 2020 वो ये बता रही है कि डेट ऑफ रिमांड जो है इंक्लूड किया जाना चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ 60 डेज का और 90 डेज का। ये जो लार्जर बेंच में ये इस इशू के ऊपर डिस्कस किया गया भेजा गया। तो डाइवर्जेंस व्यूज ये बताया कि कोर्ट ने कहा कि नीड फॉर द कंसिडरेशन टू बी इशूड बाय द लार्जर बेंच, वो इस इशू को कि जो पीरियड ऑफ रिमांड है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए 60 डेज का 90 डेज का कि नहीं। तो इस इशू को लिए माननीय एक लार्जर बेंच के पास वो इस इशू के लिए भेजा गया। और लेकिन इस केस में ये बताया कि जो यहाँ पे सबमिशन मेड ऑन द बिहाफ ऑफ देयर इन उस केस का वो उन्होंने बताया कि ऑर्डर रिलेट्स टू द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट ऑन द लास्ट डेट विदाउट द लिस्ट ऑफ द witnesses and documents not about to the proper filing of the charge sheet। तो proper charge sheet उस केस में नहीं फाइल की गई थी, सिर्फ चार्ज शीट ऐसी फाइल कर दी थी, ना एक विटनेस के नाम थे और ना ही डॉक्यूमेंट्स थे। तो इसे कहा गया था इम्प्रॉपर चार्ज शीट है वो फाइल की गई है। और यहाँ पर एक रेफरेंस यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि लार्जर बेंच का जो इशू है वो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन ऑफ द डेट ऑफ रिमांड के लिए तक ही सीमित है कि डेट ऑफ रिमांड है जो वो पीरियड जो है वो कंप्यूट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा फॉर प्रिस्क्राइबिंग द कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड। तो अगर डेट ऑफ रिमांड किया जाएगा कि नहीं जाएगा तो ये सब इशू जो है वो लार्जर बेंच के पास गया हुआ है। तो लेकिन उसका इस केस के साथ कोई कंसर्न नहीं है। तो इस केस में साफ साफ कह रखा यहाँ पे बताया कि जजमेंट जो है वो एप्लीकेबल होंगी जो बताई थी जो है लॉ ऑलरेडी डिफाइंड बताया गया कि इंडिफिजिबल राइट है अक्यूज्ड का स्टैट्यूटरी बेल का 167(2) का, लेकिन जब तभी हो सकता है जब चार्जशीट ना फाइल की जाए बिफोर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ द स्टैट्यूटरी पीरियड था। तो इसलिए मदार शेख की जो जजमेंट थी जहाँ एप्लीकेशन जो फाइल थी वहाँ चार्जशीट जो फाइल हुई थी आफ्टर कॉजनेंस लेने के बाद थी वो बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी। तो यहाँ पर एडिशनल मतलब इसका एप्लीकेबल नहीं है उसके जजमेंट्स का। और तो यहाँ पर बार बार वो मदार शेख और MV रविंद्रन की जो जजमेंट्स को नहीं मतलब रिपीट करने की जरूरत है। तो यही बताया कि स्टैट्यूटरी पीरियड जो है इंडिफिजिबल राइट तभी रहता है अगर वो मतलब अक्यूज्ड का जो स्टैट्यूटरी राइट तभी रहेगा जब चार्जशीट ना फाइल हो। और इसलिए विक्रम जैन की जजमेंट ही एप्लीकेबल होगी। तो ऐसे में देखते हुए अपील को जो है वो अलाउ कर दिया, मींस स्टेट की जो एजेंसी थी उनकी अपील को अलाउ कर दिया और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर का था उसको सेट असाइड कर दिया। तो उम्मीद है ये लीगल जो पॉइंट था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बताया था वो काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि जो स्टैट्यूटरी राइट कब रहता है। अगर चार्जशीट फाइल हो जाए तो स्टैट्यूटरी राइट जो है अक्यूज्ड का वो खत्म हो जाता है। और अगर जब स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम तक वो चार्जशीट अगर फाइल कर देती है कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, लेकिन अगर चार्जशीट ना फाइल हो तो फिर अक्यूज्ड का जो स्टैट्यूटरी राइट जो है वो बना रहता है। और उम्मीद है ये वीडियो काफी हद तक ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर हमें और भी ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस बुलाने का मौका मिलता जाए। नई नई जजमेंट्स के साथ हम
आपके समक्ष हमेशा आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।